देखते हैं इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका फर्स्ट सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विद एग्जाम्पल। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हम लोग को एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हमको चाइनीज़ व्यू मीन्स जो चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था एज वेल एज हमने जो यूरोपियन पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, तो उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या अंतर है, इसको हमको उदाहरण के साथ समझाना है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। द चाइनीज़ पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव inner or spiritual approach, whereas the European paintings reproduce an actual view of an external or real object of the paintings of Wu Daozi and master painters of Europe illustrate the difference। ओके, जो हमने चैप्टर में रीड किया था एग्जैक्टली सेम आंसर हमने यहाँ पे देखा है। तो हमको जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो किस पे बेस होता है, तो वो रहता है इमेजिनेटिव पे, इनर पे और स्पिरिचुअल अप्रोच में। मीन्स जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना पे रहता है, वो आपका इनर मीन्स आंतरिक कह सकते हैं, और स्पिरिचुअल अप्रोच में रहता है। लेकिन जो आपका यूरोपियन पेंटिंग रहता है वो क्या रहता है, एक एक्चुअल व्यू रहता है। मीन्स हम लोग को जो चीज़ बना हुआ दिख रहा है एक्चुअल वो चीज़ है, तो वो हुआ आपका एक्चुअल व्यू जो हमको एक्सटर्नल मीन्स बाहरी दिखाता है, और रियल ऑब्जेक्ट मीन्स जो रियल रहता है। जैसे कि वू डाओजी ने हमको बना के, मतलब वू डाओजी का हमने पढ़ा था और मास्टर पेंटर का पढ़ा था, तो ये जो दोनों इलस्ट्रेट है मीन्स ये दोनों ही आपका डिफरेंस है कि चाइनीज़ पेंटिंग में हमने क्या पढ़ा था, सीनरी का पढ़ा था, जो कि क्या होता है आपका इमेजिनेटिव होता है, जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन हमने यूरोपियन पेंटिंग में किसका पढ़ा था, एक फ्लाई का पढ़ा था, जो एग्जैक्ट एक रियल पेंटिंग होता है। तो दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सांसुई। अब सांसुई का कॉन्सेप्ट क्या था, सांसुई मीनिंग माउंटेन वाटर। सांसुई का मतलब हमने क्या पढ़ा था, सांसुई इज़ अ चाइनीज़ वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज़ माउंटेन वाटर, पहाड़ और पानी। रिफर्स टू स्टाइल ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग दैट इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंडस्केप, द लैंडस्केप विच इज़ एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। ओके, जो आपका सांसुई होता है वो क्या होता है, माउंटेन और वाटर होता है, जिसका जो किससे रिफ़र करता है, चाइनीज़ पेंटिंग के स्टाइल से, जिसमें नेचुरल लैंडस्केप, ओके, जो प्राकृतिक लैंडस्केप मीन्स माउंटेन और वाटर होते हैं, जो कि क्या होता है, एक इनर वन होता है, मीन्स अंदर का बोल सकते हैं हम लोग, अंतरीय बताता है हमको, और वो स्पिरिचुअल और कॉन्सेप्चुअल। स्पिरिचुअल मीन्स आप लोगों को पता ही है जो धार्मिक होता है, और कॉन्सेप्चुअल मीन्स जो वैचारिक होता है। It represents the two complementary poles, yin and yang, reflecting the Taoist view of the universe। जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दो अपोजिट पोल्स को, जो हमने पढ़ा था यिंग एंड यांग। ओके, और ये किसका है, डाविस्ट का व्यू है पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सांसुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। What do you understand by the terms outsider art and art brut और raw art? ओके, आप आउटसाइडर आर्ट से क्या समझते हैं, या फिर आर्ट ब्रूट, या फिर आर्ट ब्रूट को ही रॉ आर्ट बोला जाता है, तो दोनों से आप क्या समझते हैं। तो हमने चैप्टर के लास्ट में एंडिंग में पढ़ा था आउटसाइडर आर्ट। देखते हैं इसका आंसर हम। Outsider arts refer to those who have no right to be artists as they have received no formal training, okay, yet show talent and artistic insight। जो आउटसाइडर आर्ट होते हैं, आपको याद है हमने लास्ट में चैप्टर के पढ़ा था, यस। तो जो आउटसाइडर आर्ट होते हैं, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं मीन्स वो जो कलाकार होते हैं जो आउटसाइडर आर्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, उनके पास कोई राइट नहीं रहता, कोई अधिकार नहीं होता कि वो एक आर्टिस्ट कहलाए, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया रहता है। बस वो अपने कला के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, अपने आर्ट के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आर्ट को बना देते हैं। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट आर द वर्क्स ऑफ आर्ट इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। जो आर्ट ब्रूट होता है और रॉ आर्ट होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, आर्ट का एक वर्क होता है जिसके थ्रू उन लोग क्या करते हैं, रॉ स्टेट में, रॉ मीन्स क्या होता है, कच्चा, तो रॉ आर्ट मीन्स जो पूरी तरीके से क्या नहीं होते हैं, ट्रेन नहीं होते हैं, वो रॉ आर्ट होते हैं। तो उनका जो पेंटिंग का रहता है वो स्टेट भी, वो अवस्था भी क्या होता है, रॉ होता है, जो कि क्या करते हैं,
कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वॉज द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट। अब हमने जो रीड किया हुआ था कि कौन है वो अनट्यूटर्ड जीनियस जिन्होंने पैराडाइज बनाया था, मीन्स जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, अनट्यूटर्ड थे मीन्स वो सीखे हुए नहीं थे, और जिन्होंने पैराडाइज मीन्स स्वर्ग बना दिया था, तो वो कौन है और उनका आर्ट को लेकर के क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपको याद होगा, द अनट्यूटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज वॉज नेक चंद, एन 80 years old creator director who made the world famous rock garden at चंडीगढ़। जो अनट्यूटर्ड जीनियस थे वो थे हमारे नेक चंद जो 80 साल के थे, जो क्रिएटर थे और एक डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने चंडीगढ़ में एक फेमस बहुत ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन बनाया था। His was an outsider art in which he sculpted with stone and recycled materials। जो कि क्या थे, एक आउटसाइडर आर्ट थे, और वो क्या करते थे, जो पत्थर रहते थे उसको स्कल्प्ट करके, मीन्स पत्थरों को ही क्या करते थे, शेप देते थे, और रिसाइकल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसको हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम फेंक देते हैं, लेकिन वही जो चीज़ें होती हैं उसको वो दोबारा से इस्तेमाल करके, उपयोग करके क्या किए थे, पूरे वो जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन था उसको उन्होंने बनाया था। ही यूज्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू सिंग टू अ ब्रोकन डाउन कार to form an artistic piece. One of his famous creations are Woman by the Waterfall। और वो हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो एक टीन का चीज़ हो, चाहे वो श्रिंक हो, चाहे टूटा हुआ कार का कोई टुकड़ा हो, हर एक चीज़ का वो यूज़ करते थे। और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध, बोल सकते हैं बहुत ही फेमस क्रिएशन था, वो क्या था, वुमन बाय द वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स झरना, वुमेन मीन्स औरतें, मीन्स एक झरने के पास जो उन्होंने वुमेन्स का स्कल्पचर बनाया था, वो उनका बहुत ही फेमस क्रिएशन है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का है। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 4। अब आप लोगों को बोला जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको 4 के ग्रुप्स में क्या करना है, आपस में डिस्कस करना है। इसका हम आंसर देख लेते हैं, लेकिन आप लोग ये एक्टिविटी ज़रूर करिएगा। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। जो एम्परर होते हैं, मीन्स जो राजा लोग होते हैं, वो उतने ही में क्या कर सकते हैं, अपना शासन कर सकते हैं जो क्षेत्र उनका होता है, लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है, वो उसके अंदर जा सकता है। मीन्स एक कलाकार को तरीका पता होता है कि हर एक चीज़ के अंदर कैसे जाना है। सो इसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसको आप लोग एक बार खुद डिस्कस करिए, एक बार आंसर भी हम रीड करते हैं। This sentence explains the fact that even though an emperor might rule an entire kingdom and have power over his conquered territory, only an artist will be able to go by any material appearance. He knows both the path and the method of the mysterious work of the universe। जो एम्परर होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में हमको सेंटेंस दिया हुआ है, तो जो एम्परर होते हैं वो अपने ही किंगडम पे, जहाँ पे उनका क्या चल रहा है, रूल चल रहा है, उस पर वो क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में, विद इन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। एक राजा के लिए तो एक सीमित है ना वो क्षेत्र, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस दुनिया में किसी भी कोने में जा सकते हैं, किसी भी मटेरियल अपीयरेंस को वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। उनको दोनों रास्ता, दोनों पाथ, ठीक है, दोनों पाथ उनको क्या होता है, पता होता है कि द मेथड ऑफ द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, कि इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के जितने भी जो रहस्यमयी कार्य हैं, इसकी जानकारी किसको होती है, तो एक कलाकार को होती है। True meaning of his work can be seen only by means known to his, irrespective of how powerful an emperor is। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनकी असल काम का पहचान कैसे पता चलता है, ताकि लोग उनको
जो मेहनत करते हैं, अगर उस नज़रिए से देखेंगे तब भी क्या होगा, एक कलाकार का कार्य जो वो करता है उसकी मेहनत का लोगों को दिखाई देगा, उनको पता चलेगा जब वो एक एम्परर के पावर को छोड़ करके अगर एक आर्टिस्ट के बारे में सोचेंगे तब। ओके, तो ये डिस्कशन हमने किया था। हो सकता है अगर आप डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो आपका डिस्कशन क्या होगा, कुछ अलग होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप उस आंसर में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंडस्केप इज एन, जस्ट अ सेकेंड, ओके, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। जो लैंडस्केप मीन्स माउंटेन एंड वाटर का जो क्या होता है आपका ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है, वो क्या है, एक इनर वन है, मीन्स आंतरिक है। स्पिरिचुअल साथ ही साथ वो क्या है, एक धार्मिक और वैचारिक स्पेस है। तो इसको भी हमको डिस्कशन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। दिस फ्रेज एक्सप्लेन्स द चाइनीज आर्ट फ्रॉम वेयर अ चाइनीज पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड रेदर देन बोरो हिज आइज। ये जो फ्रेज है, ये जो हमको वाक्य दिया गया है, ये क्या चीज़ को हमको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या चीज़ को समझा रहा था, एक चाइनीज़ आर्ट को, ठीक है, जो चाइनीज़ का कला था उसको बता रहा है कि कैसे एक चाइनीज़ पेंटर क्या चाहता है कि लोग क्या करें, उसके दिमाग में जाए, ना कि उसकी आँखों के थ्रू देखें। बोलने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक चाइनीज़ पेंटर अपने दिमाग से इमेजिन करके अपना पेंटिंग बनाता है तो लोग उसके माइंड तक पहुँचे, कि उसकी सोच तक पहुँचे, ना कि वो उनके नज़रिए से देखें। दिस इज़ अ फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल पार्टिसिपेशन। और ये क्या है, एक शारीरिक और हमको मानसिक तौर पे इस पे क्या होना पड़ेगा, भागित होना पड़ेगा। It is a landscape created by the artist to travel up and down and back again through the viewer's eyes. The landscape is not real and can be reached from any point. और ये जो लैंडस्केप है आर्टिस्ट के द्वारा इस तरीके से बनाया जाता है कि वो उसमें सफ़र कर सकते हैं, कभी ऊपर सफ़र कर सकते हैं, कभी नीचे सफ़र कर सकते हैं, और वापस से उसमें ट्रैवलिंग करके सफ़र करके वापस भी आ सकते हैं। और थ्रू द व्यूअर्स आइज मतलब अगर हम इमेजिन करें तो व्यूअर्स मीन्स हम देखने वाले भी क्या कर सकते हैं, उस पेंटिंग में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो जो लैंडस्केप होता है वो एक्चुअल में रियल नहीं होता है, और हम लोग उसको किसी भी पॉइंट से मीन्स किसी भी नज़रिए से उस तक हम पहुंच सकते हैं। बोलने का ये मतलब है कि चाइनीज़ पेंटिंग को आप जिस तरीके से इमेजिन करेंगे आपको वो वैसा ही नज़र आएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ यिन एंड यांग इन अदर कल्चर्स। कोरिलेट्स, अब हमको संबंध बताना है यिंग एंड यांग का दूसरे कल्चर्स के साथ। देखते हैं इसका आंसर हम। द इंडियन कल्चर्स ले स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड। जो हमारा भारतीय संस्कृति होता है, जो हमारा इंडियन कल्चर्स होता है, हम किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो प्रकृति और भगवान पे। नेचर इज़ द यैन और फीमेल पार्ट, वेयर एज गॉड द क्रिएटर इज़ द मेल पार्ट। जो हमारा प्रकृति है वो यैन है और जो कि एक फीमेल पार्ट है, जबकि जो हमारे गॉड, जो हमारे निर्माता है, वो क्या है, एक मेल पार्ट है। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज माया और ब्रह्मा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट्स द होल वर्ल्ड, ऑल इट्स ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन हैबिटेंट्स। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और माया और ब्रह्मा भी है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो दोनों मिश्रण है, वो पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, क्रिएट करता है। जितने भी जो ऑब्जेक्ट है मतलब जितने भी चीज़ें हैं, चाहे जितने भी हैबिटेंट्स मतलब हम निवासी लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स। फ्लैंडर में किस भाषा में बात किया जाता है, तो हमने पढ़ा था फ्लैंडर एक क्या है, सिटी नेम है। फ्रेंच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर विच इज़ अ रीजन इन बेल्जियम। फ्रेंच भाषा में लोग फ्लैंडर्स में बात करते हैं और जो फ्लैंडर्स है वो बेल्जियम का एक हिस्सा है। वर्किंग विथ वर्ड्स, द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स आर यूज्ड इन मोर देन वन सेंस। अब आप देख सकते हैं कि आपके बुक में भी एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, तो आपको भी पता होगा कि जितने भी वर्ड्स पैनल, इसेंस, स्टूडियो, मटेरियल, ब्रश, जो भी वर्ड हमको गिवन है, ऑब्वियस ही बात है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो वही बोला जा रहा है हमको कि जो भी वर्ड्स हमको दिए गए हैं उसके एक से ज़्यादा आपके मीनिंग्स हैं। Examine the following sets of sentence to find out what the words panel,
पैनल एंड एसेंस मीन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब हमको यहाँ पे जो पैनल और एसेंस दिया हुआ है ना, तो उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मीन्स अलग अलग सेंटेंस में उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपने बुक में आपको कुछ सेंटेंस गिवन है एज अ क्वेश्चन ही 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 सेंटेंस आपको गिवन है, जिसमें आपका पैनल का यूज़ हुआ है 6 सेंटेंस में। देन फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 करके दिया हुआ है, जिसमें सारे सेंटेंस में इसेंस वर्ड का यूज़ हुआ है। तो सारे सेंटेंस में ये जो वर्ड्स है पैनल और इसेंस, सबका मीनिंग क्या है आपका अलग है, डिफर है। तो हमको बताना है कि वो कौन से सेंस में, मतलब क्या सोच के या फिर उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चन से अपने बुक से सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रीड करिए ताकि आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आए। सो द फर्स्ट वन इज बोर्ड्स ऑफ डेकोरेटेड वुड। ओके, जो पैनल का फर्स्ट सेंटेंस में है वो कैसे यूज़ हुआ है, बोर्ड्स ऑफ डेकोरेटेड वुड से, मतलब एक बोर्ड है जिसमें वुड से क्या किया गया है, डेकोरेशन, सजावट किया गया है। सेकेंड इज ग्रुप ऑफ मैन सिलेक्टेड टू गिव अन एनिमियस वर्डिक्ट ऑन लीगल केस। ठीक है, ग्रुप ऑफ मैन को क्या किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, चयन किया गया था ताकि वो क्या दे सके, अन एनिमियस वर्डिक्ट मीन्स एक कानूनी, गैर कानूनी नहीं, लीगल। ठीक है, मीन्स लीगल एक कानूनी केस पे क्या दे सके, उन लोग एक समान अपना सोच दे सके, बोल सकते हैं अपना राय। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। सेंटेंस रीड करिए। पैनल मीन्स ऑल्सो क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका समूह होना। नेक्स्ट इज विंडो पैनल्स, इट्स नॉट अ टी, इट्स एल। विंडो पैनल्स जो खिड़की में पैनल लगे हुए होते हैं, एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशंस, जो समूह में क्या होता है, डिस्कशन होता है, हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं। एंड द लास्ट वन इज अ फ्लैट बोर्ड फिक्स्ड विथ अ हैंग्स। एक फ्लैट बोर्ड होगा, एक समतल बोल सकते हैं, एक फ्लैट बोर्ड होगा जो किससे फिक्स होगा, एक हिंग से फिट होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट मेक्स इट वॉट इट इज। इसेंस मीन्स तो एक होता है आपका बहुत सुगंधित, महक भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग दैट मेक्स इट वॉट इट इज़। किसी भी चीज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं जो हमको ये दर्शाता है कि वो महत्वपूर्ण क्यों है। इसेंस का एक मतलब वो हो गया अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट सेंटेंस जो आपके बुक में गिवन है। सेकेंड सेंटेंस रीड करिए, देन उसका आंसर है द मेन पार्ट, जो सबसे मुख्य हिस्सा होता है। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस मीन्स जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उसकी इम्पोर्टेंस मीन्स उसकी महत्ता। एंड द लास्ट वन इज लिक्विड टेकन फ्रॉम वैनिला दैट कंटेन्स इट्स स्मेल एंड टेस्ट इन वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ओके, इसेंस एक क्या बोलते हैं आप लोग को पता ही होगा, जब हम लोग केक बनाते हैं, कुछ और रेसिपी ट्राई करते हैं तो हम लोग उसमें इसेंस का यूज़ करते हैं। तो लास्ट आपका वही है कि एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको हम लोग वैनिला से लेते हैं, जिसका स्मेल बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रहता है। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर अब फाइनली कंप्लीट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर था, इसका स्टोरी भी बहुत अच्छा था, हमको इमेजिनेशन पावर के बारे में जानने को मिला इस चैप्टर के थ्रू। सो आई होप कि ये चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन एज वेल एज जितने भी जो क्वेश्चन आंसर थे अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।